सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। न्याय की दुनिया में एक कहावत प्रचलित है, न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे होता हुआ दिखना भी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में क्या न्याय होता हुआ दिखता है? जहां उच्च न्यायपालिका की आम भाषा अंग्रेजी है, जिसे 3% से भी कम जनसंख्या समझती और जानती है, वैसे उच्च न्यायपालिका में हिंदी या फिर भारतीय भाषाओं को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की जब भी बात उठती है तो या तो उसे टालने की कोशिश होती है या फिर विवादित कर दिया जाता है। हाल में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से स्थानीय भारतीय भाषाओं में न्याय देने की अपील की तो उसका विरोध तो नहीं हुआ, अलबत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का हवाला देकर रवायत के मुताबिक टालने की कोशिश जरूर हुई। हैरानी देखिए, आबू धाबी के सर्वोच्च न्यायालय में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है, परंतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी या अन्य भारतीय भाषा का प्रवेश वर्जित है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे भारतीय भाषा आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट नवीन कौशिक से कि एक दशक से अधिक लगातार लड़ाई लड़ने के बावजूद भारतीयता को क्या मिला? क्या हम अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी दान लोगों के वर्चस्व को तोड़ पाए? क्या न्याय के मंदिरों के चौखट पर हिंदी या फिर भारतीय भाषाओं का दम घुटते हुए ऐसे ही देखते रहेंगे? देखिए, उसके लिए कई चीज़ें जिम्मेवार हैं। इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ एक छोटी सी संगोष्ठी दिल्ली में, दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई 2010 में 21 जनवरी को। इस संगोष्ठी में कानून के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जी और KTS तुलसी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के उपस्थित रहे। और वहाँ जिस प्रकार से इस विषय पर चर्चा हुई कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए, सभी की सहमति आई। फिर इस पर कुछ अधिवक्ताओं ने एक टीम बनाकर कार्य करना प्रारंभ किया हम लोगों ने। और जब हम जितना इस विषय पर रिसर्च करते चले गए, उतना अनुसंधान करने पर अपने लिए एक तरह से आश्चर्यजनक सत्य हमारे सामने आता चला गया। दुनिया में भारत के अलावा बहुत कम ऐसे देश हैं जिन देशों में उनकी जनता को न्याय उस देश की भाषा में या जनता की भाषा में उपलब्ध नहीं है। बहुत छोटे छोटे देशों ने भाषा की लड़ाई लड़ी। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में 21 फरवरी को घोषित किया गया है, जिसका प्रारंभ बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में बांग्ला भाषा के लिए हुए आंदोलन के कारण हुआ है। तो भारत तो एक विशाल जनतंत्र है, दुनिया को राह दिखाता है। तो अपने देश में अपने देश के लोगों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध क्यों नहीं है? जब स्पेन जैसे, जर्मनी जैसे देश, जब जापान जैसे देश, चीन जैसे देश अपनी भाषा में लोगों को शिक्षा और न्याय देकर दुनिया के अग्रणी देश हो सकते हैं, तो हमारे लोगों को क्यों उनकी भाषा में न्याय, शिक्षा और व्यवसाय उपलब्ध नहीं है? इस प्रश्न ने हमें तंग किया, तो हमने ये कार्य किया। कौशिक जी, जिस तरह से भारतीय भाषा आंदोलन हम कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषा की लड़ाई चल रही है जी। क्या ये अंग्रेजी के साथ लड़ाई है या फिर उस व्यवस्था के साथ लड़ाई है जिसमें हम न्याय नहीं ले पा रहे हैं अपनी मातृभाषा में? देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है। दुनिया की सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं।
परंतु यदि भारत सरकार का 2011 का सेंसस ये कहता है कि भारत में केवल 3% लोग अंग्रेजी पढ़ लिख बोल सकते हैं, तो क्या यह बाकी 97% भारतीयों के साथ अन्याय नहीं है? हमने उनको प्रशासन से, पूरे तंत्र से बाहर कर दिया है। मात्र 3% लोगों के लिए क्या ये सारा तंत्र कार्य करता है? क्या उन्हीं की केवल उसमें प्रवेश की अनुमति है? उन्हीं के लिए ये सारा देश कार्य कर रहा है? तो जब ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो जन जन का अधिकार है, तो उनके लिए ये जो भाषा का एक अवरोध हमने लगा दिया है, हम ये कह रहे हैं उस अवरोध को आप हटा दें, सबके लिए खोलें और भारत के किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को उसकी भाषा में न्याय, व्यवसाय और शिक्षा तीनों उपलब्ध हों। क्या कारण है कि न्यायालयों में हम जो अंग्रेजियत को हम देख रहे हैं, इतने साल आज़ादी के हुए, फिर भी वो स्थान हिंदी या स्थानीय जो भाषा है, मातृभाषा है, उसको वो स्थान नहीं मिल पाया जो अंग्रेजी पहले से लेकर के बैठा हुआ है? असल में हम लोग कहीं ना कहीं लकीर पर चलने के आदी हो गए हैं। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, किसी और को दोष नहीं देता। मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी, लाइसेंस लिया, मैं न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए आ गया। मैंने आते ही क्या शुरू किया, सीनियर को ज्वाइन किया, वरिष्ठ अधिवक्ता के मार्गदर्शन में कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन 2010 तक कभी मेरे जहन में भी ये प्रश्न नहीं आया कि क्या जिस भाषा में मैं कार्य करता हूँ वो न्यायालय की भाषा है क्या मुझे अपनी भाषा में कार्य करने का अधिकार क्यों नहीं है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मेरे देश की भाषा, मेरी भाषा क्यों नहीं चलती? कभी नहीं आया। जब मैंने वो सेमिनार अटेंड किया, उसमें उपस्थित होने पर ये ध्यान गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनुसरण करने के आदी हो गए हैं, लकीर पर चलते जा रहे हैं, तो ध्यान नहीं जा रहा था। कुछ लोगों ने इस बात को महसूस किया और वो लोग इस विषय को उठाते रहे, जिसमें हम सब शामिल हुए। और फिर हमने बहुत जल्द देखा कि ये सबके मन की बात थी, इसलिए इतनी जल्दी ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। और जितना हमने इसको जाना, उतना हम और हस्तप्रभ होते चले गए, इसमें गहरे डूबते चले गए। अब हमें लगता है कि ये अति आवश्यक कार्य है। जब तक ये भाषा की बाधा नहीं टूटेगी, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। किसी विदेशी भाषा में फैसले हो सकते हैं, हमें लगता है कि यदि न्याय करना है हमें, तो वादी प्रतिवादी की भाषा में ही करना होगा। क्योंकि नवीन जी, जिस तरह से आपने कहा कि बाद में ये बात ध्यान में आपके आई कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आप एडवोकेट हैं, आप अपने ड्राफ्टिंग में या आप अपने क्लाइंट के साथ क्या अंग्रेजी का उपयोग आपने बंद कर दिया है? क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कर सकते, तब तक आप ना तो दूसरे को बता सकते हैं और ना ही दूसरे को दबाव बना सकते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं, हिंदी में काम करना चाहिए। आपकी जो जितने भी काम, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदी में कर रहे हैं? देखिए, जब मैं जिला न्यायालय में जाता हूँ, केस दायर करता हूँ, बहस करता हूँ, तो मैं हिंदी या पंजाबी, जो उस न्यायालय की भाषा है, उसमें कार्य करता हूँ। परंतु जब मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करता हूँ, तो मैं निसंदेह अंग्रेजी का प्रयोग करता हूँ। क्यों? परंतु उसका कारण है कि मुझे मेरे अधिकार मांगने का पूरा अधिकार है, मुझे अपनी मांग उठाने का अधिकार है। परंतु जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता, तब तक मुझे देश के एक नागरिक होने के नाते, पीस लविंग, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के नाते, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपनी मांग को उठाऊं। परंतु जब तक व्यवस्था में, कानून में परिवर्तन ना आए, तब तक मैं उसकी पालना भी करूं। अराजकता पैदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य बदलाव लाना है। तो उसके लिए हमें जो न्याय के माध्यम बनते हैं शांतिपूर्ण रूप से, वो सब हम फॉलो कर रहे हैं। आपने कहा कि जब भी हम हाई कोर्ट में बहस करते हैं तो उसमें इंग्लिश का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। जी।
हिंदी में अगर हम बात करते हैं, बहस करते हैं, तो ये अराजक कैसे हो सकता है? ये इसलिए होगा क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स हैं, जो हाई कोर्ट की भाषा है उसको तय करने का अधिकार किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में किस भाषा का प्रयोग होगा, ये अधिकार भारत के संविधान ने उस राज्य के माननीय राज्यपाल जी को दिया है। अनुच्छेद 348(2) कहता है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल हिंदी अथवा उस राज्य की भाषा को अपने राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। इसके लिए हमने मांग पत्र तैयार किया क्योंकि अभी तक पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो 1908 की एक नोटिफिकेशन है तब के देन गवर्नर साहब की, जिसके कारण वहाँ लिखा है शैल बी इंग्लिश। आपने कहा कि भारतीय भाषा आंदोलन, आप कहते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम हिंदी में बोलें। जब हम व्यवस्था परिवर्तन करते हैं तो उसको हम क्रांति कहते हैं, और जब हम क्रांति पर उतरते हैं तो फिर कुछ नहीं चुना जाता है कि ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो आप क्रांति करने के लिए चले हैं या कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए चले हैं? जी, आपकी बात उचित है। ऐसा लग सकता है कि हम बहुत नर्म रुख अपनाए हुए हैं और हम ऐसा समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो क्रांति से होगी। व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम केवल क्रांति है, परंतु यदि आप न्यायपालिका के पास जाते हैं, कार्यपालिका के पास जाते हैं और आप अपने लेजिस्लेचर के पास जाते हैं और जिनको ये तय करने का अधिकार है उनके पास मांग पत्र देते हैं, जो काम बहुत आसानी सरलता से हो सकता है, उसको करने में हमें कठिनाई क्या है। हमने ये लड़ाई जब प्रारंभ की तो उसके लिए तैयारी की, अध्ययन किया और उसके आधार पर जन जागरण भी किया। जहाँ जहाँ अधिकार है, अभी नीचे की अदालतों में यदि पंजाब की हम बात करें तो पंजाबी न्यायालय की भाषा है, परंतु जिला एवं सत्र न्यायालय जो पंजाब के हैं वहाँ भी अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ रहा है। बिहार में हिंदी है, उत्तर प्रदेश में जिला सत्र न्यायालय की भाषा हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल है, परंतु अंग्रेजी वहाँ भी प्रयोग हो रही है। तो जहाँ कानूनी व्यवस्था है, अधिकार है, वहाँ भी प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक जनमानस का मन नहीं बदलेगा केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा कि 3% लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, फिर ये जनमानस की तो बात हो ही नहीं सकती जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, या तो वहाँ पे पंजाब के लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, या हरियाणा के लोग हैं जो हरियाणवी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी का बोलबाला क्यों, जब हिंदी और पंजाबी यहाँ पर है? जी, ऐसा है, ये व्यवस्था क्योंकि 1906 से चली आ रही है और जैसा मैंने अपने उदाहरण से कहा कि जब एक नया वकील आता है उसके ध्यान में नहीं जाता है कि न्यायालय की भाषा क्या है, वो औरों को देखता है। हम अपने बड़ों को जब कुछ कार्य करते हुए देखते हैं तो उसका अनुकरण करने लगते हैं, ये स्वाभाविक मानव स्वभाव है। परंतु जब अध्ययन करते हैं वो विषय, क्योंकि भाषा का, कोर्ट की भाषा का कभी आता ही नहीं है ऐसा सवाल, ऐसा मुकदमा मेरे पास, तो वकील पढ़ता नहीं है, इसलिए उस विषय को उसका ध्यान नहीं जाता है। जिस दिन जाता है और जब अध्ययन करता है तो वो प्रयास करता है। हमने भी यही किया। हरियाणा के लिए जैसे हमने एक मांग पत्र तैयार किया और हम एमएलएज के पास गए, क्योंकि ये विधायिका का विषय है। विधायिका जो है वो अपने यहाँ से कानून पारित करके इस मांग को भेजेगी माननीय राज्यपाल को, और माननीय राज्यपाल संविधान में बताए गए प्रावधान के अनुसार माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति लेकर नोटिफिकेशन कर देंगे और भाषा बदल जाएगी। इतना सरल सा कार्य है। तो इसके लिए एमएलएज के हस्ताक्षर लिए 90 में से 78 विधायकों ने हमारे इस मांग पत्र का समर्थन किया। हज़ारों वकीलों ने हस्ताक्षर किए। पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों के माननीय महाधिवक्ता जी ने इसका समर्थन किया और उसका परिणाम भी आया जब हरियाणा सरकार ने हमारे मांग पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालयों के लिए हिंदी को हरियाणा में अनिवार्य कर दिया। फिर इसके बाद इसी प्रकार से हमने पंजाब के लिए कार्य किया। तो पंजाब में 117 में से 85 विधायकों के हस्ताक्षर हुए हैं हमारे मांग पत्र पर, जो हम बहुत जल्द
पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं। तो ये मांग पत्र जैसे ही जाएगा माननीय राज्यपाल जी को भेजा जाएगा और विधि के अनुसार कार्य होकर पंजाबी एवं हिंदी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की भाषा बन जाएंगी। माननीय राज्यपाल उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और भाषा परिवर्तन आ जाएगा। क्या इतना आसान है कि आपने हस्ताक्षर करवा दिया और हस्ताक्षर से सब कुछ बदल जाएगा? दूसरी बात कि जब व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति होती है तो भगत सिंह की ज़रूरत पड़ती है, चंद्रशेखर आज़ाद की भी ज़रूरत पड़ती है जी। तो कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? भगत सिंह में देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद में देखते हैं? देखिए, उन महापुरुषों के तो मैं कहूँगा कि चरणों की धूल भी नहीं हूँ जिनका आपने नाम ले रहे हैं। मैं चरणों की धूल की बात नहीं, उनके कर रहे हैं पद चिन्हों पर चलने की बात मैं देखिए, चलने के लिए उन्होंने भी इन सब के आदर्श राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। बिस्मिल जी की आत्मकथा जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने अंत में, अपनी आत्मकथा के अंत में एक संदेश लिखा है नवयुवकों के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग जो हमने किया, मार्ग चुना, उस पर चलना किसी परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने भी हमें यही संदेश दिया है अंत में कि आप व्यवस्था में परिवर्तन के लिए लोगों का जनमानस तैयार करें और उसके साथ साथ आप कानून के बताए हुए प्रावधानों के अनुसार ये परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे कि आम जनता को उनका अधिकार प्राप्त हो। ये रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन निसंदेह सफलता की ओर जाएगा। यदि हरियाणा सरकार हमारी मांग पत्र पर अपने अधिनियम में संशोधन कर सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में एक अमेंडमेंट करके सेक्शन ऐड करती है और पंजाब कल को इसको पारित करता है, तो आप देखिए कि ये कितना सरल कार्य लगेगा। भले ही हमें उसमें समय लगा, परंतु ये यात्रा फलदायी होने वाली है। यात्रा फलदायी होने वाली है। तो नवीन कौशिक को आप सुन रहे थे। हमें लगता है कि जिस तरह से ये दृढ़ संकल्प होकर के दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, इनको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपका भी आभार। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।